हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10th का जो फिजिक्स कर रहे हैं, भौतिकी कर रहे हैं, उसके नेक्स्ट लेक्चर को लेके आए हैं जो पार्ट 4 है। ठीक है, इससे पहले हमने 3 लेक्चर को रिकॉर्ड किया है। अगर आप नहीं देखे हो तो आप कंटिन्यू करके 1 2 3 4 अच्छे से देखिएगा, समझ में आएगा। तो हम आज आगे की बात करते हैं। यहाँ पे दो समतल दर्पण के बीच अगर कोई वस्तु रखा हो तो उसका प्रतिबिंब कितना बनेगा वो बात करेगा, है ना। वो बात हम लोग अच्छे से आज इसके बारे में पढ़ेंगे। इसको बोलते हैं इमेज फॉर्म्ड ऑफ अ पॉइंट सोर्स, मतलब एक छोटा सा सोर्स है, सोर्स प्लेस्ड बिटवीन टू प्लेन मिरर। अगर दो प्लेन मिरर के बीच में एक छोटा सा पॉइंट ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, यानी कोई वस्तु रखी हुई है, तो उसके कितने प्रतिबिंब बनेंगे और कहाँ पे बनेगा, ये सारी बातें आज हम लोग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे दो प्लेन मिरर बनाते हैं हम लोग। दो प्लेन मिरर बनाते हैं। एक प्लेन मिरर यहाँ पे एक ऐसे है ना, और ये दूसरा प्लेन मिरर है। समतल दर्पण है, दो समतल दर्पण है, एक दर्पण 1 है और एक दर्पण 2 है। ठीक है, और इन दोनों के बीच में कहीं वस्तु रखा हुआ है, ये वस्तु है। ठीक है, तो और इन दोनों के बीच का जो दोनों मिरर है, दर्पण है, वो एक दूसरे से थीटा एंगल पर, थीटा कोण बना के इंक्लाइंड है, झुका हुआ है। तो कितने नंबर ऑफ प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, सबसे पहले आपको काम क्या करना है। ठीक है, पहला कंडीशन, अपने को 360 डिग्री बाई थीटा करना है ना। m बराबर लिख रहे हैं। ठीक है, m बराबर 360 बाई थीटा। 360 बाई थीटा का मान अगर निकाले और ये सम संख्या आ गया, अगर 360 बाई थीटा की और ये एक सम संख्या आ गया, तो प्रतिबिंब की संख्या जो होगी, है ना, प्रतिबिंबों की संख्या जो होगी इस कंडीशन में, प्रतिबिंबों की संख्या जो हो जाएगी वो हो जाएगी n बराबर, जो भी m निकल के आया उसमें से 1 माइनस कर देंगे। ठीक है, जो प्रतिबिंब की संख्या आएगा उसमें से 1 माइनस कर देंगे। अब पहला कंडीशन का एक उदाहरण देख लीजिए। मान लीजिए कि दो प्लेन मिरर जो है, दर्पण एक दूसरे से 15 डिग्री पर है। दो दर्पण एक दूसरे से 15 डिग्री पर है। ये m1 है और ये m2 है, और बोलेगा कि कितना प्रतिबिंब बनेगा। तो 360 बाई 15 करो, 15 करोगे तो भाग दोगे तो कितना आएगा, 24 आएगा, है ना। इससे भाग दीजिएगा तो 24 आ जाएगा। ये m निकाल लिए, 24 बार में कट जाएगा। अब प्रतिबिंब की संख्या n जो हुआ वो m-1 हो जाएगा, यानी 24 माइनस 1 यानी 23 हो जाएगा। ठीक है, ये था पहला कंसेप्ट। सम संख्या आएगा तो क्या करना है, सम संख्या आएगा तो 1 माइनस कर देना है। ठीक है, अब आते हैं दूसरा। ठीक है, दूसरा में क्या करना है कि भाग देंगे, सम संख्या आएगा तो 1 माइनस कर देंगे। ठीक है, चलो अब दूसरा में फिर से m बराबर 360 बाई थीटा करना है, 360 बाई डिग्री बाई थीटा। तो अब ये विषम संख्या आ जाए। मान लो पहला तो हो सकता है कि सम संख्या आ जाए या कोई भी संख्या आ सकता है। तो पहले वाले में हमने ऐसा माना कि सम संख्या है। अब विषम संख्या आएगा तब क्या करेंगे। तो विषम संख्या के कंडीशन में दो कंडीशन बनेगा, दो कंडीशन बनेगा। क्या, n बराबर प्रतिबिंब की संख्या 360 बाई डिग्री बाई थीटा जो भी आया है उतना -1 करेंगे। कब -1 कब करेंगे, जब अगर वस्तु दोनों समतल दर्पण से सिमेट्रिकली हो। तब सिमेट्रिकली कहने का मतलब क्या है कि अगर दो दर्पण, यहाँ पे इस चीज़ को समझते हैं, दो दर्पण जो है ये m1 है और m2 है, दोनों दर्पण के बीच में वस्तु जो है यहाँ पे रखा हुआ है। अगर इधर से 30 डिग्री बना रहा है और इधर से भी 30 डिग्री ही बना रहा है तो इसको बोलते हैं सिमेट्रिकल, है ना। एंगल बाइसेक्टर पे होना चाहिए, दोनों के बीचों बीच में होना चाहिए वस्तु। उस कंडीशन में 1 माइनस कर देंगे। ठीक है,
और दूसरा में अगर विषम संख्या आया तो n बराबर 360/थीटा ही रहने देंगे। कब? अगर वस्तु दोनों समतल दर्पण के बीच अनसिमेट्रिकली रखा हो तब, ठीक है। अनसिमेट्रिकली रखा हो तो माइनस नहीं करना है, ठीक है। तो 3 कंडीशन आपको याद रखना है। अगर सम संख्या होगा तो 1 माइनस करना है। अगर विषम संख्या होगा, अगर मान लो थीटा जितना है पर दोनों समतल दर्पण झुका हुआ है, थीटा से भाग देना है। अगर सम संख्या है तो 1 माइनस करना है। सम संख्या के कंडीशन में सिमेट्रिकल है या एसिमेट्रिकल है उसका टेंशन नहीं लेना है, दोनों कंडीशन में माइनस करना है 1। विषम संख्या के कंडीशन में अगर सिमेट्रिकल है, दोनों के वस्तु एंगल बाइसेक्टर पे है तो 1 माइनस करना है, और एंगल बाइसेक्टर पे नहीं है, कहीं भी रखा हुआ है तो उस कंडीशन में अपने को 1 माइनस करने की ज़रूरत नहीं है। और एक कंडीशन और बनेगा, अगर आप भाग दीजिएगा और दशमलव में आ जाए। ऐसा भी तो हो सकता है कि भाग देंगे, थीटा जो है ऐसे भाग दिया और ये दशमलव में आए। उस कंडीशन में जो सबसे बड़ा पूर्णांक होगा वही उसका नंबर ऑफ जो इमेज होगा, यानी प्रतिबिंबों की संख्या वही होगा जो सबसे बड़ा पूर्णांक होगा, अगर दशमलव में आता है तब, ठीक है। ये कंसेप्ट इतना ही है, याद रखिएगा, ठीक है। अब अगला जो चीज़ें है हम लोग बात कर रहे हैं समतल दर्पण का उपयोग। कहाँ कहाँ उपयोग होता है, ठीक है। तो समतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, एक एक करके बात करते हैं। पहला जो होता है हम लोग चेहरे देखने में करते हैं। समतल दर्पण का उपयोग हम लोग अपने चेहरे को देखने के लिए करते हैं। पहला उपयोग तो यहीं पे होता है, ठीक है। दूसरा उपयोग कहाँ है, तो है ना पेरिस्कोप बनाने में, है ना। दूसरा होता है पेरिस्कोप, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं ऊपरी दर्शक, पेरिस्कोप। 7th क्लास में आप पढ़े होइएगा। पेरिस्कोप को बनाने में इसका उपयोग होता है, मतलब उसमें 2 मिरर को इंक्लाइन करके रखा जाता है और उस बनाया जाता है, ठीक है। तो पेरिस्कोप बनाने में होता है, ठीक है। तीसरा जो है सैलून में भी हम लोग करते हैं, प्रदर्शनी घर में भी लगा होता है। प्रदर्शनी घर में यह अन्य दर्पणों के साथ लगा होता है, मतलब उसमें अवतल उपतल भी रहता है, अन्य दर्पणों के साथ लगा रहता है, ठीक है। और भी जगह इसका यूज होता है ना। जहाँ पे ज़्यादा भीड़ भाड़ वाले जगह होगा वहाँ पे होगा, है ना, जिससे चालक को दूर से ही गाड़ी कोई आ रहा है जा रहा है तो इसके बारे में दिखाई दे दे, ठीक है। तो 2-3 चीज़ें जो बताए हैं उसको आपको अच्छे से याद रखना है कि कितना प्रतिबिंब बनेगा, कहाँ बनेगा, कैसे बनेगा। ये क्वेश्चन अगर छोटा सा दिया जाए, मान लो एक समतल दर्पण है, ठीक है, और यहाँ पे वस्तु जो है वो 3 सेंटीमीटर पे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में पूछेगा कि वस्तु और प्रतिबिंब के बीच की दूरी बताइए, ठीक है।
क्वेश्चन ऐसा फिगर दे देगा और बोलेगा कि वस्तु और प्रतिबिंब के बीच की दूरी बताइए। तो देखिए, अगर हम लोग समतल दर्पण में क्या पढ़े हैं कि वस्तु अगर 3 सेंटीमीटर पे आगे है तो प्रतिबिंब भी दर्पण से 3 सेंटीमीटर आगे बनेगा। ठीक है, प्रतिबिंब भी यहाँ पे बनेगा 3 सेंटीमीटर। लेकिन इसका आंसर 3 नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? हमसे क्वेश्चन पूछा वस्तु से प्रतिबिंब की दूरी, तो इसका आंसर हो जाएगा 3 + 3, है ना, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, 6 सेंटीमीटर वस्तु से प्रतिबिंब की दूरी हो जाएगा। तो ये आपका था समतल दर्पण। यहाँ पे समतल दर्पण खत्म होता है। अब हम लोग ये स्टार्ट करेंगे गोलीय दर्पण। ठीक है, अब क्या शुरू करने चल रहे हैं हम लोग? गोलीय दर्पण। ठीक है, नाम से ही पता है गोलीय दर्पण, स्फेरिकल मिरर। ठीक है, गोलीय दर्पण जो होता है किसी गोला का एक भाग होता है। गोलीय दर्पण जो है किसी गोला का एक भाग होता है। ठीक है, तो गोलीय दर्पण क्या होता है? गोलीय दर्पण वो होता है जिसकी परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग होता है। तो ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ किसी खोखले गोले का भाग होता है। ठीक है, याद रखिए किसी खोखला गोला से बना हुआ है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे? गोलीय दर्पण बोलते हैं। ठीक है, गोलीय दर्पण जो होता है वो 2 प्रकार का होता है, याद रखना। गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं अवतल दर्पण। ठीक है, और दूसरे को बोलते हैं उत्तल दर्पण। ठीक है, अवतल दर्पण मतलब कॉनकेव मिरर। ठीक है, और उत्तल दर्पण मतलब कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, दोनों याद रखिएगा, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक को बोलते हैं हम लोग अवतल दर्पण और दूसरे को बोलते हैं उत्तल दर्पण। ठीक है, अब अगर अंदर की ओर वक्रित होगा, गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ अगर अंदर की तरफ वक्रित होगा तो उसको बोलते हैं, एक एक करके देख लेते हैं। चलो ऐसे क्या समझते हैं, अवतल दर्पण क्या होता है? अवतल दर्पण किसको बोलते हैं? गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ अगर अंदर की ओर वक्रित हो अर्थात गोले के केंद्र की ओर वक्रित हो, तब ऐसे दर्पण को अवतल दर्पण कहते हैं। ऐसे दर्पण को अवतल दर्पण कहते हैं।
तो केंद्र की तरफ वक्रित होगा। ठीक है, एक फिगर से बना के आपको समझाते हैं। ये एक गोलीय दर्पण है और इस दर्पण में जो परावर्तक सतह अंदर की तरफ है, ये दिख रहा है केंद्र की तरफ, तो इसको बोलते हैं हम लोग अवतल दर्पण। ये केंद्र है और ये अवतल दर्पण है। ठीक है, इसका परावर्तक सतह कहाँ है? अंदर की है। ठीक है, और अगर परावर्तक सतह बाहर की तरफ हो जाए, दूसरा होता है उत्तल दर्पण। चलिए उत्तल दर्पण की भी बात कर ले। उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण क्या होता है कि वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की तरफ वक्रित हो। वह गोलीय दर्पण, वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर, सॉरी अंदर की ओर होगा तब अवतल हो गया, बाहर की ओर, उल्टा बोल दिए, बाहर की ओर वक्रित हो। वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित हो, यानी अर्थात गोले के केंद्र से बाहर की, केंद्र से बाहर की तरफ तब ऐसे दर्पण को उत्तल दर्पण कहते हैं। उत्तल दर्पण कहते हैं, तब ऐसे दर्पण को उत्तल दर्पण कहते हैं। ठीक है, इसका भी फिगर बना देते हैं ताकि समझने में दिक्कत नहीं हो। देखो इसका जो परावर्तक पृष्ठ है वो केंद्र से कहाँ हो जाएगा? बाहर की तरफ हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलेंगे उत्तल दर्पण। इसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की तरफ, इधर से, यहाँ पे इसका केंद्र इधर की तरफ हो जाएगा। ठीक है, अब हमको इसमें इससे जो संबंधित पद है, कुछ टर्म है, उस टर्म को जानना है। गोलीय दर्पण को पढ़ने के लिए अपने को इससे रिलेटेड कुछ टर्म को जानना है ताकि समझने में आसान हो, है ना। तो उस चीज़ के बारे में अब एक एक करके जानते हैं। गोलीय दर्पण से संबंधित विभिन्न पद। ठीक है, जैसे वक्रता, केंद्र, फोकस, ये सारा चीज़ बात करेंगे एक एक करके। ठीक है, अब इसको पहले समझते हैं। मान लो आपके पास एक गोलीय दर्पण है, एक गोला है, खोखला गोला। ठीक है, तो इस गोला में इसका एक केंद्र होगा। ठीक है, और यहाँ पे हम दो दर्पण बनाएंगे। एक को क्या करते हैं, इधर से देखो, इधर से बाहर से रंग दिए तो इसका जो परावर्तक सतह हो गया वो कहाँ हो गया? अंदर की तरफ। और एक को अंदर की तरफ से रंग देंगे तो इसका जो परावर्तक सतह हो गया वो कहाँ हो गया? बाहर की तरफ। ठीक है, ये वाला कलई किया हुआ है बाहर से, और इसमें इधर से कलई किया हुआ है। ठीक है, इसमें इधर से कलई किया हुआ अंदर से। ठीक है, और ये इसका केंद्र है, सी जो है वो वक्रता केंद्र है। वक्रता केंद्र को हम लोग सी से सूचित करते हैं। और ये गोलीय दर्पण का मध्य बिंदु जो है इधर और इधर, इसको बोलते हैं ध्रुव। गोलीय दर्पण का ये जो मध्य बिंदु है इसको ध्रुव बोलते हैं। तो ध्रुव को हम लोग पी से सूचित करते हैं। ठीक है, तो क्या क्या जान गया? वक्रता केंद्र, ध्रुव, ठीक है, कलाई जान गए। अब समझिए, ये जो अक्ष दिख रहा है मिला हुआ, इसको बोलते हैं हम लोग प्रधान अक्ष या मुख अक्ष। प्रधान अक्ष। ठीक है, प्रधान अक्ष भी समझ में आ गया। ठीक है, सेंटर भी जान गए। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक देखो, ये गोलीय दर्पण की एक त्रिज्या बना ना, एक ऐसा है गोला, तो इसका एक त्रिज्या बना, तो इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं वक्रता त्रिज्या।
जो त्रिज्या दिख रहा है इसको बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। ठीक है, तो ध्रुव जान गए, वक्रता केंद्र होगा, वक्रता त्रिज्या होगा। ठीक है, ध्रुव को P से, वक्रता केंद्र को R से, वक्रता त्रिज्या को R से। ठीक है, ये सारा चीज़ को हम लोग एक एक करके जानेंगे। अच्छा, इधर वाला जो बना ये चीज़ हो गया उत्तल दर्पण का, और इधर वाला जो ये बना है ये हो गया अवतल दर्पण का। तो ये खोखला गोला से आपको बनता हुआ दिखाई दे रहा है, इसलिए इसका नाम गोलीय दर्पण पड़ता है। ठीक है, एक एक टर्म को अच्छे से समझेंगे, एक एक चीज़ के और बारे में लिखना भी है। सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं ध्रुव क्या होता है। पहला टर्म ध्रुव, जिसको हम लोग इंग्लिश में पोल बोलते हैं। ठीक है, और इसीलिए इसको हम लोग P से सूचित करते हैं। ठीक है, कैसे से सूचित करते हैं ध्रुव को? P से सूचित करते हैं। ठीक है, तो गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु का दर्पण का ध्रुव कहते हैं, और इसे बिंदु P से सूचित किया जाता है। ऐसा लिख लो, सूचित किया जाता है। तो जहाँ भी P लिखा होगा समझ जाइएगा वो ध्रुव है, और ये जो गोलीय दर्पण है इस दर्पण का ये मध्य बिंदु होता है। ठीक है, ध्रुव हो गया। ध्रुव के बाद हम लोग चलते हैं आगे की तरफ। ध्रुव के बाद अब है वक्रता केंद्र। एक एक करके देखते हैं। अगला क्या है? वक्रता केंद्र। ठीक है, जो दूसरा टर्म है उसको बोलते हैं वक्रता केंद्र। ठीक है, इसको बोलते हैं इंग्लिश में सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या बोलते हैं इसको? सेंटर ऑफ कर्वेचर। याद रखिएगा, वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ एक गोले का भाग होता है इस गोले का केंद्र, ऐसा लिख लो, गोले का केंद्र गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। इस गोले का जो केंद्र होगा वो ही गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है ना। इसे C से सूचित किया जाता है, C से निरूपित किया जाता है, दिखाया जाता है। चलिए, तो ये हो गया वक्रता केंद्र। अब हम लोग वक्रता त्रिज्या की बात करते हैं। नेक्स्ट जो टर्म आएगा वो क्या आएगा? तीसरा में वक्रता त्रिज्या। ठीक है, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलेंगे? रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर, वक्रता त्रिज्या। गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ, गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग होता है
जिस गोले का भाग होता है या भाग है उसकी त्रिज्या दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। उसकी त्रिज्या दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। गोलीय दर्पण जिस गोला का भाग होता है उसकी त्रिज्या दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। ठीक है। और ये जो फिगर था उसमें जो केंद्र से वक्रता त्रिज्या इसे आर से निरूपित करते हैं, इसे कैपिटल आर से निरूपित किया जाता है। तो क्या क्या जान गए? ध्रुव जान गए, है ना, वक्रता केंद्र जान गए, वक्रता त्रिज्या जान गए। अब आता है मुख्य अक्ष। ठीक है, 4 नंबर मुख्य अक्ष, जिसको हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस, प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष। ठीक है, प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष। जो ध्रुव से वक्रता केंद्र गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र से गुजरने वाली सीधी रेखा को गोलीय दर्पण का मुख्य अक्ष कहा जाता है। गोलीय दर्पण का मुख्य अक्ष कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब आता है मुख्य फोकस, जिसको फोकस या फोकस दूरी बोलते हैं। मुख्य फोकस, गोलीय दर्पण का मुख्य फोकस। चलिए, मुख्य फोकस किसको बोलते हैं? चलिए, तो अगला टर्म है 5 नंबर में मुख्य फोकस। मुख्य फोकस, ठीक है, मुख्य फोकस, प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं इसको। ठीक है, थोड़ा सा इसको समझना है, ये समझने वाले चीज है। इसको बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, समझना ये दोनों के लिए अलग अलग होगा। गोलीय दर्पण अवतल के लिए अलग होगा, उत्तल के लिए अलग होगा। तो पहले हम अवतल दर्पण की बात करेंगे और फिर उत्तल की बात करेंगे। अवतल दर्पण के लिए फोकस। किसी अवतल दर्पण का फोकस उसके मुख्य अक्ष पर वह बिंदु है जहां मुख्य अक्ष के समांतर आती किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आती किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मिलती है। ठीक है, किसी अवतल दर्पण का मुख्य
फोकस उसके मुख अक्ष पर वह बिंदु है जहां मुख अक्ष के समांतर आती किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मिलती है। ठीक है, एक डायग्राम से आपको समझाते हैं, एक डायग्राम से ड्रॉ करके दिखाते हैं कि मुख फोकस क्या होता है। देखो, जैसे एक अवतल दर्पण है, ठीक है, अवतल दर्पण पड़े, ये इसका प्रधान अक्ष है, इसमें पोल हो गया और इधर वक्रता केंद्र है। ठीक है, इतना बात तो हम लोग पहले से जानते हैं। अगर मुख अक्ष के समांतर कोई किरणें आएगी तो दर्पण से परावर्तन के बाद एक बिंदु पर से जाके मिलती है। देखो, परावर्तन के बाद यहाँ पे मिलेगी और इसी को हम लोग फोकस बोलते हैं। ठीक है, इसी को हम लोग फोकस बोलते हैं। और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करने वाला लाइन है। ठीक है, ये अभी इस पर अभिलंब होता है। सेंटर से पास करने वाला जो लाइन होता है ना, ये मुख अक्ष ये दर्पण पे लंब होता है, ये लंब होता है। तो ये I = R के रूल को फॉलो करेगा। ठीक है, तो ये जो F है ना, इसी को हम लोग फोकस बोलते हैं, है ना। ये अवतल दर्पण के लिए हो गया। अब आते हैं, देखो इसका जो फोकस है ये वास्तव में कटता हुआ दिखाई दे रहा है, तो इसका जो फोकस F है ना, ये वास्तविक फोकस है। ये फोकस है और ये वास्तविक फोकस है, क्योंकि आपको कटता हुआ दिख रहा है। तो अवतल दर्पण का जो फोकस होता है वो रियल फोकस होता है। ठीक है, अब हम दूसरा बात कर लेते हैं उत्तल के लिए। ठीक है, तो उत्तल दर्पण का जो फोकस होगा वो वास्तव में नहीं मिलेगा, उसको हम लोग क्या करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे, तो जाके किसी बिंदु पर मिलेगा। किसी उत्तल दर्पण का फोकस, किसी उत्तल दर्पण का फोकस उसके मुख्य अक्ष पर वह बिंदु है जहां मुख अक्ष के समांतर आती किरणें, जहां मुख अक्ष के समांतर आती किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मिलती हुई प्रतीत होती है, वास्तव में नहीं मिली। ठीक है, चलो इसको भी देखते हैं। ये उत्तल दर्पण के लिए, ये एक उत्तल दर्पण है। अभी हम लोगों ने पढ़ा उत्तल दर्पण के लिए परावर्तक सतह और जो केंद्र से बाहर की तरफ परावर्तक सतह, ये इसका ध्रुव हो गया और इधर ये वक्रता केंद्र। अब मुख अक्ष के समांतर आती किरणें मिलती हुई प्रतीत होती है। ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा। ये एक्चुअल में होता क्या है कि उत्तल दर्पण जो है ना, ये बाहर की तरफ, उत्तल दर्पण से जो फोकस आएगा ये ऐसे थोड़ा सा टेढ़ा बन गया यहाँ पे, ये ऐसे जाना चाहिए। ठीक है, ऐसे इसके समांतर, तो ये वाला नहीं बनाना। तो ये क्या हो गया कि इसके जो ये क्या होता है, प्रकाश के समांतर किरणें आता है, उसको बाहर की तरफ डाइवर्ट कर देता है, डाइवर्ज कर जाता है। और इसको पीछे की तरफ मिलाएंगे तो एक पॉइंट पर मिलेगा, यहाँ पे इसका फिगर गलती बन रहा है, यहाँ पे मिलेगा, इसको बोलते हैं फोकस। ये तो वक्रता केंद्र है, तो जो डाइवर्जिंग रे है इसको बोलते हैं। इसको थोड़ा सा हो सके तो एक बार फिर से बनाने का कोशिश करते हैं, थोड़ा सा गड़बड़ डायग्राम बन रहा है। देखो, ये एक उत्तल दर्पण है, ठीक है, और यहाँ पे एक इसका ध्रुव है और एक वक्रता केंद्र है। मुख अक्ष के जो भी समांतर किरणें आएगा दर्पण से परावर्तन के बाद इधर जाएगा और ये वाला इधर की तरफ। इन दोनों को अगर पीछे की तरफ मिलाओगे तो एक बिंदु पर आकर मिलेगा और ये इसका फोकस कहलाता है। ठीक है, तो ये रियल में नहीं मिला है, मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है। तो इसका जो फोकस एफ होता है वो, इसको हम लोग काल्पनिक फोकस बोलते हैं। ये काल्पनिक फोकस है,
और उसका अवतल का वास्तविक फोकस होता है, और अवतल का वास्तविक फोकस होता है, वास्तव में मिलता है, और जो उत्तल होता है उसका जो फोकस होता है वो काल्पनिक फोकस होता है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आता है क्या चीज़, फोकस दूरी, है ना। अगला जो टर्म है वो है, कितना नंबर हो जाएगा, 1 2 3 4 5 हो गया, छठा, है ना। इसको बोलते हैं हम लोग फोकस दूरी, फोकस दूरी, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फोकल लेंथ, है ना। तो ये आसान सा चीज़ें हैं। ध्रुव से फोकस की दूरी जो होता है ना, उसी को फोकस दूरी बोलते हैं। ध्रुव से फोकस दूरी क्या होता है, ध्रुव से फोकस की दूरी, ध्रुव से फोकस की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। इसे स्मॉल एफ से निरूपित किया जाता है ना। इसे स्मॉल एफ से निरूपित किया जाता है, इसे स्मॉल एफ से निरूपित किया जाता है ना। ध्रुव से फोकस की दूरी क्या कहलाएगा, फोकस दूरी, और इसको हम लोग स्मॉल एफ से निरूपित करते हैं। अब एक चीज़ और है, द्वारक, द्वारक जिसको हम लोग अपर्चर बोलते हैं, द्वारक जिसको हम लोग अपर्चर बोलते हैं। ठीक है, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ पर या परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। ठीक है, अब जो पढ़े हैं ना, उन चीज़ों को एक डायग्राम के थ्रू हम लोग समझ लेते हैं। हम लोगों ने पढ़ा दो तरह का दर्पण, एक पढ़ा अवतल और दूसरा पढ़ा उत्तल। ठीक है, अवतल और उत्तल, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। ठीक है, दोनों को डायग्राम से समझाते हैं एक बार। ये एक अवतल दर्पण है, ठीक है, ऐसे, ये इसका मुख अक्ष हो गया, ये ध्रुव हो गया, यहाँ पे फोकस हो गया और यहाँ पे वक्रता केंद्र हो गया, और ये ध्रुव से फोकस का जो दूरी था इसी को फोकस दूरी बोलते हैं। ठीक है, और ये ध्रुव का, गोलीय दर्पण का मध्यबिंदु ध्रुव, और यहाँ से यहाँ तक जो डायमीटरल पार्ट है, बोले ना वृत्ताकार जो पार्ट है, परावर्तक पृष्ठ है, उसका जो सीमा है, व्यास है, उसी को हम लोग द्वारक बोलते हैं। ठीक है, ये अवतल हो गया और ये वाला उत्तल हो गया, ये वाला उत्तल हो गया। ठीक है, ये वाला इसका ध्रुव हो गया, इधर फोकस हो गया और इधर वक्रता केंद्र हो गया, और ये वाला इसका द्वारक हो गया। इसको बोलते हैं अवतल, इसको बोलते हैं उत्तल। अच्छा, अवतल और उत्तल में एक चीज़ और बात बताना है, इसमें जो प्रकाश की किरण आई थे उसको मोड़ दिया था, है ना, कन्वर्ज कर दिया था, और इसमें जो प्रकाश की किरणें समांतर आती थी, आई है, उसको क्या करता है, मोड़ देता है, और इसमें जो प्रकाश की किरणें समांतर आएगा उसको बाहर की तरफ, है ना। तो ये डाइवर्ज करता है, ये कन्वर्ज करता है, ये डाइवर्ज करता है। तो इसका जो दूसरा नाम बनता है ये है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण, इसका दूसरा नाम अभिसारी दर्पण। अभिसारी दर्पण, क्योंकि प्रकाश की किरणों को मोड़ देता है, ये जब समांतर किरणें आएगी तो मोड़ देता है, इसलिए
इसको दूसरा नाम अभिसारी दर्पण, कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। और इसमें प्रकाश की किरणें जो है उसको बाहर की तरफ डाइवर्ज कर दिया है। तो ये जो उत्तल दर्पण है इसका दूसरा नाम क्या होता है? अपसारी, अपसारी दर्पण, और जिसको हम लोग बोलते हैं डाइवर्जिंग रे, डाइवर्जिंग मिरर। रे नहीं है, मिरर है, तो डाइवर्जिंग मिरर पे ये रेज तो डाइवर्ज हो रहा है। ठीक है, तो ये था आपका गोलीय दर्पण के बारे में सारा टर्म, एक एक चीज़ करके हमने अच्छे से बनाया है और बताया है। आई होप समझ में आया होगा, और समझ में आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, आपकी लाइक और सब्सक्राइब से मोटिवेशन मिलता है, तो और अच्छे तरह से कोशिश करेंगे समझाने का और अच्छा वीडियो बनाने का, कंटेंट बनाने का। इसमें हम बहुत कुछ जोड़ के दूसरे बुक से तीसरे बुक से कंटेंट को अच्छा एकत्रित कर रहे हैं, जमा करके आपके लिए बेस्ट से बेस्ट चीज़ें लेके आ रहा है। तो कल की क्लास में हम लोग आगे में जो भी होगा क्लास उसमें पढ़ेंगे गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध, है ना। फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध, ये हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? गोलीय दर्पण की फोकस दूरी, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध, वक्रता त्रिज्या में संबंध। ठीक है, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध, रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, और यहाँ पे ये इसका फोकल लेंथ ये है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में बात करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।